हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी में आपका जो चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर से ही अगला टॉपिक है हमारा डीएनए का द्विगुणन। तो आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं डीएनए का द्विगुणन। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नहीं पूछा जाता है फिर भी हमें पढ़ना है, पाठ्यक्रम में है कि डीएनए में द्विगुणन में प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार होता है समझाइए। तो उसी पर आधारित आज का हमारा प्रश्न डीएनए का द्विगुणन। देखिए, आपसे एक प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाएगा कि डीएनए का द्विगुणन अंतरावस्था की किस प्रावस्था में होता है, या डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है। तो आप बताओगे डीएनए का द्विगुणन अंतरावस्था की एस प्रावस्था में होता है। अब ये एस प्रावस्था आती कहाँ से है, आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होता है, क्योंकि आपको पता है एक संतति कोशिका से 4 पुत्री संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं और बनती हैं तो उन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है, और सूत्री विभाजन के समय सभी कोशिकांगों का बंटवारा होता है। तो उसी कोशिकांगों में आपका डीएनए का भी बंटवारा होता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए, यानी डीएनए का द्विगुणन होता है, 2 डीएनए बनते हैं, तो उसे डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। तो यह आपकी समसूत्री विभाजन से अंतरावस्था की एस प्रावस्था आई है। बाकी इसके आगे पूछा जाता है डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो वाटसन एवं क्रिक। डीएनए के नाम से कहीं भी अगर डीएनए से रिलेटेड खोज पूछता है तो अधिकतर वाटसन एवं क्रिक जी का ही नाम आता है, क्योंकि इन्होंने डीएनए में द्विचक्राकार मॉडल, द्विकुंडली मॉडल, द्विरज्जुक मॉडल इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल है, इसलिए इनका नाम आता है। तो आप डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि का प्रतिपादन तो वाटसन एवं क्रिक। इसके बाद अब देखते हैं डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन यहाँ पर 6 चरणों में दिया गया है, और हमारे पाठ्यक्रम में हमारी किताब में बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे और इतने में ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ बिंदु से शुरू होता है। देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य योजना करने के लिए हमें सबसे पहला जो चरण होता है वो अपनाना ही पड़ता है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल्स ले लो, आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले आप अगर सब्जियां बनाने जा रहे हो तो सब्जी का सबसे पहला चरण होता है कि हम सबसे पहले धुलते हैं, उसके बाद काटते हैं, फिर वगैरह वगैरह, यानी जो भी करना होता है बनाने की जो विधि होगी यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो हमारा डीएनए है इसका जो द्विगुणन होता है वो प्रारंभन बिंदु से शुरू होता है। यानी बिंदु ऐसा है, कोई ऐसा बिंदु है जहाँ से डीएनए का द्विगुणन होने की प्रोसेस शुरू होती है, और वो प्रारंभन बिंदु जो है वो यूकैरियोटिक में अनगिनत प्रारंभ बिंदु होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक प्रारंभ बिंदु होता है। अब यहाँ पर आया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यह डिटेल से समझने का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पीछे भी पढ़ के आए हो। तो यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपके पादप जंतु कवक में पाई जाती हैं। यानी जो पादप जंतु और कवक होते हैं इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इनमें जो है राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के पाए जाते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं यूकैरियोटिक की। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, एक कोश की होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, मलेरिया प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, यानी कई प्रकार और भी बहुत सारे जीव हैं। तो इनका जो राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक का वो S यानी 70S प्रकार का होता है, क्योंकि राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। और इनमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है अनुपस्थित होती है, क्योंकि हम हिस्टोन प्रोटीन पढ़ के आते हैं कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ी होती है, ऐसे पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकाएं हैं इनमें जो डीएनए होता है उनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ी हुई होती है। यानी ये सारे अंतर होते हैं। बाकी आप एग्जाम्पल्स ध्यान रखो, यूकैरियोटिक एग्जाम्पल्स हैं कवक, पादप व जंतु,
और प्रोकैरियोटिक के हैं आपके जीवाणु, नीले हरे शैवाल, जीवाणु नीले हरे शैवाल, और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, तो डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो प्रारंभ बिंदु से शुरू होता है, यानी यहाँ से प्रोसेस शुरू हो गई है द्विगुणन की, कि प्रारंभ बिंदु से जो है द्विगुणन प्रारंभ होगा। बाकी ये लाइन तो बताई गई है समझने के लिए कि यूकैरियोटिक में अनगिनत प्रारंभ बिंदु होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक प्रारंभ बिंदु होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एक प्रारंभ बिंदु होता है, परंतु हमें याद रखना है कि इनका शरीर भी एक कोशिकीय ही होता है, इनके शरीर में एक कोशिका उपस्थित होती है। बाकी यूकैरियोटिक कई अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर के इनका शरीर निर्मित होता है। इसके बाद हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक कर देता है तथा प्रत्येक बंधन प्रोटीन की सहायता से स्थिर हो जाता है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, हमने ये डायग्राम बनाया है। आप ये पूरा डीएनए समझ लीजिए एक है, ठीक है, यहाँ से द्विगुणन हुआ है, इतना डीएनए एक समझते हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो प्रारंभ बिंदु से होता है। मात्र डीएनए ये लिखा गया है, यानी जो हमारा पुराना डीएनए है, जिस डीएनए से नया डीएनए विकसित होने जा रहा है, तो ये मात्र डीएनए है। और आपने यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ा था कि प्रारंभ बिंदु से इनका जो है द्विगुणन शुरू होता है, तो प्रारंभ बिंदु यहीं से मान सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है कि हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हेलिकेज मात्र द्विसूत्र को खोलता है, यानी यही जो हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होता है, यह हेलिकेज एंजाइम दो डीएनए की संरचनाएं हैं, इनको अलग करना शुरू कर देता है। तो देखिए यहाँ से ये वही पहला, ये नंबर भी पढ़े हैं 1, 2 और 3, यहाँ 3 नंबरों में ये समझाया गया है और यहाँ 6 नंबरों में समझाया गया है, यानी एक पूर्ण विकसित डीएनए यहाँ पे समझाया गया है और यहाँ पर स्ट्रक्चर में केवल समझाया गया है। तो देखिए पहला स्टेप था कि डीएनए का प्रारंभ, यानी डीएनए का द्विगुणन जो है वो प्रारंभ बिंदु से होता है। तो यहाँ से प्रारंभ बिंदु शुरू होता है और सबसे पहले हेलिकेज, डीएनए का जो हेलिकेज एंजाइम है, ये लिखा हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को अलग कर देता है। देखिए यहाँ से एक यानी दो रज्जुक मिलकर के एक डीएनए का निर्माण हो रहा था, तो ये हेलिकेज एंजाइम है, ये मात्र डीएनए के दोनों रज्जुकों को खोलता है, अलग करता है। तो देखिए यहाँ तो पूरा जुड़ा हुआ था, यहाँ से अलग करना शुरू करता है, यानी अगले स्टेप से अलग करना शुरू करता है। उसके बाद प्रत्येक बंधन प्रोटीन की सहायता से स्थिर हो जाता है, यानी ये पूरा आप ऐसे समझिए, ये डीएनए था, ये संरचना बनी हुई थी, इस डीएनए को जब इसने अलग किया तो ये अलग हो जाते हैं, यही टूट करके अलग होंगे, ठीक है। और बीच में क्या होगी, दरार बन जाएगी, ये दरार यहाँ से बनना शुरू होती है और ये जो दोनों हेलिकेज एंजाइम के जो बंधन हैं, ये बंधन स्थिर हो जाते हैं, यानी कि बढ़ते नहीं आकार में, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। इसके बाद अगला स्टेप टोपोआइसोमरेज एंजाइम रज्जुक में कुंडलन के तनाव को समाप्त करता है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है रज्जुक में कुंडलन के तनाव को समाप्त करता है, क्योंकि जो ये कुंडल है इसमें एक तनाव काम करता है और वो तनाव जो है आपका ये एंजाइम लिखा हुआ है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, तनाव को यहाँ पर खत्म करेगा। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये एंजाइम्स के द्वारा होने वाली क्रिया है। तो पहला स्टेप तुम्हें देखने को मिल रहा है कि जब ये कुंडल को खोल रहा है, दोनों रज्जुकों को अलग कर रहा है, परंतु जो दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, वो एंजाइम जब तनाव को खत्म करता है तो ये तनाव वाला स्टेप हम दिखा नहीं सकते हैं। इसके बाद अगला है प्रत्येक रज्जुक फर्मे की तरह कार्य करता है। फर्मा आप समझ रहे हो, फ्रेम फर्मा जैसे समझ रहे हो। कई बार क्या होता है फर्मे, आप फर्मे कैसे समझोगे कि कई बार घर में बुनाई के लिए जो है मेज पे डालने के लिए मेज पोस्ट वगैरह बनाते हैं महिलाएं, तो उनके लिए क्या करते हैं, फर्मे का काम करती हैं। उसमें फर्मा होता है, फ्रेम होता है और उसमें कीलें लगी होती हैं और ऐसे फंसा कर धागे यानी उस संरचना को बनाती हैं। तो फर्मे की तरह का कार्य है, मतलब डीएनए को आकार देने के लिए, डीएनए की संरचना देने के लिए डीएनए को एक फर्मा बनाता है, यानी एक ढांचा का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ से ढांचे का निर्माण होना शुरू हो जाता है, अलग अलग डीएनए बनते हैं और डीएनए अलग अलग ढांचे को बनाना शुरू कर देता है। देखिए आगे लिखा, एक सूत्री बंधन प्रोटीन आघातित मात्र डीएनए को नियत करती है। यहाँ पर आप लिख लेना नियत करती है, यानी एक सूत्री बंधन प्रोटीन जो है आघातित मात्र डीएनए को नियत करती है। यानी कि जो आपका डीएनए का रज्जुक दोनों से जुड़ा हुआ था
और वो हेलिकेज मात्र यानी हेलिकेज एंजाइम के द्वारा वो डीएनए अलग हुआ था, तो उसका जो बीच का बंधन प्रोटीन है, उस बंधन प्रोटीन आघातित मात्र डीएनए को नियत करती है, यानी इसको यहाँ स्थिर कर देती है और इसको अलग स्थित कर देती है। और इनके बीच के जो बंधन प्रोटीन हैं वो एक सूत्री बंधन प्रोटीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और नियत हो जाते हैं, यानी जो जहाँ थे वहीं ठहर जाते हैं। इसके बाद अग्रक रज्जुक पर डीएनए का 5' से 3' दिशा में सतत संश्लेषण होता है। अग्रक रज्जुक पर डीएनए का 5' से 3' दिशा में सतत संश्लेषण होता है। तो ये था अग्रक रज्जुक और ये था इधर का पश्च रज्जुक। तो इसी अग्रक रज्जुक पर डीएनए का लिखा भी है, देखिए डीएनए का पॉलीमरेज द्वारा 5' से 3' में संश्लेषण, यानी यहां पर क्या होता है कि यही जो डीएनए था, इस डीएनए में जो अग्रक रज्जुक था वो बदल करके पश्च रज्जुक में आ जाता है और पश्च रज्जुक बदल करके अग्र रज्जुक में आ जाता है। यहाँ पर दो यानी अलग तो होता आया, परंतु जहां से ये बिल्कुल अलग हो गया था, यहाँ पर ये बॉक्स बनाया है, ये है डीएनए पॉलीमरेज, यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। यही डीएनए पॉलीमरेज द्वारा जो है 5' से 3' में संश्लेषण होता है, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये 5' से 3' में संश्लेषण करता है। यहाँ पर देखिए क्या था, 3' का ही रज्जुक आया था जब ये अलग हो रही थी, ये यहाँ पर अलग एक सूत्री बंधन प्रोटीन बन रही थी। यही एक सूत्री बंधन प्रोटीन के साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, 5' से 3' में संश्लेषण करता है, क्योंकि ये 5' की तो संरचना आई थी और यहाँ से 5 से 3 का निर्माण कर देता है, क्योंकि एक संरचना में मात्र डीएनए में 5' और 3' दोनों का होना अनिवार्य है। इसके बाद जबकि पश्च रज्जुक पर छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं, जबकि ये पश्च रज्जुक की संरचना है और इस पर ये छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, इसी संरचना से अलग अलग छोटे छोटे ये टुकड़े बनते हैं। इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं। तो ये जो ओकाजाकी टुकड़े हैं के रूप में असतत संश्लेषण होता है। प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़े के लिए एक अलग आरएनए बनता है, ठीक है। तो ये आरएनए जो प्राइमर था, ये आरएनए प्राइमर हर ओकाजाकी खंड में बनता जाता है, यानी इसे ये अगले स्टेप में क्या होता है कि जब इसका तो संश्लेषण हो गया और इसके संश्लेषण में जो पश्च रज्जुक बच रहा था, स्टेप एक ही है, ये तीसरा ही स्टेप है। तीसरे स्टेप में अग्र रज्जुक में तो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा 5' से 3' का संश्लेषण हो जाता है, परंतु जो पश्च संरचना बचती है, पश्च रज्जुक बनता है, उसमें छोटे छोटे खंड बटे होते हैं, वो खंड ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। और उन ओकाजाकी खंड में हर खंड में डीएनए प्राइमर उपस्थित होता है, नहीं सॉरी आरएनए प्राइमर हर खंड में उपस्थित होता है ओकाजाकी खंड में। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ ओकाजाकी टुकड़े के पूर्ण निर्मित होने पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा आरएनए को हटा दिया जाता है। तो आप देखिए ओकाजाकी खंड जो थे, उन ओकाजाकी खंड में आरएनए प्राइमर उपस्थित था। तो आरएनए जब ओकाजाकी टुकड़े का पूर्ण निर्माण हो जाता है, तो उस पूर्ण निर्माण होने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, इसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इन ओकाजाकी खंडों से आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है, यानी हर खंड से आरएनए प्राइमर हट जाता है और डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद यह इसी में डीएनए लाइगेज एंजाइम उपस्थित होता है, तो इस पूरे ओकाजाकी खंड को जोड़ देता है, जिससे ये एकमात्र कोशिका से 2 डीएनए बन जाते हैं, यानी 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। ये इतना ही पढ़ना है और इतना ही, और डायग्राम भी इतना ही बनाना है, इतना ही लिखना है। इसके अलावा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाना है और हमें इतना ही इसमें लर्न करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप लिख करके सेंड करके ज़रूर पूछना।